Hello guys, welcome back to Bit Learning. So I hope you all are doing well and good. सो मैं आज एक नया सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ ज्योग्राफी चैप्टर का. ओके इसके पहले साइंस के एंड कंप्यूटर के मैंने वीडियो अपलोड कर दिया उससे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तो आप उसको एक्सेस कर लेना. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ओके सो आज से मैं ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ और होपफुली मैं इसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर दूँगी. ओके सो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन लोगों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ को अच्छा बनाने का और थोड़ा इसको और इम्प्रूव करने का. ओके सो आज हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जो आपका चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का. ओके क्लास 6 का आपका चैप्टर 1 है क्या चाहिए ज्योग्राफी का, जिसका नाम क्या है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. आपका सोलर सिस्टम में अर्थ कैसा है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. तो बेसिकली सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं, अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, स्टार्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे. बेसिकली एक ओवरऑल जो कंसेप्ट होता है हमारे सोलर सिस्टम का वो इस चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा. ओके और ये बेसिक जो है वो आपका मतलब सिर्फ ऐसा है कि ऐसे क्लास 6 के बच्चे के तो पढ़ने के लिए है ही, बाकी जो अदर जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं वहाँ से भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा बेसिक क्लियर करने के लिए. ओके सो हम लोग मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ. सो इसमें हम लोग फर्स्ट जो स्लाइड है इसमें मैंने लगा के रखा है कि जैसे आपने कभी अगर रात को छत पे गए होगे आप, या सनसेट होने के बाद अगर आप आकाश की तरफ देखते हो, स्काई की तरफ देखते हो, तो आप देखो कि बहुत सारे छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, साइन करते रहते हैं स्काई में. ठीक है तो आपको तो ऑब्वियसली बहुत सारी स्टोरीज़ इसके बारे में पता होगी कि कुछ ये स्टोरीज़ होते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि जो लोग दुनिया में नहीं रहते वो वहाँ जाकर के तारे बन जाते हैं. राइट तो ये सारी एक स्टोरी है, आप इसको एक स्टोरी की तरह रखो, लेकिन फैक्ट क्या है वो हम आज इस चैप्टर में समझने का ट्राई करेंगे. तो आपने देखा ही होगा स्काई में तारे जो हैं टिमटिमाते रहते हैं. कुछ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साइन करते हैं, कुछ बहुत कम साइन करते हैं, कुछ बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं, वो बिल्कुल टिमटिमाते हैं. जैसे मून जैसे बिल्कुल कांस्टेंट है वैसे कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई लाइट ना ज़्यादा होता है ना कम होता है. ठीक है और आपको स्काई बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल पूरा डायमंड्स की तरह चमक रहा है. राइट जब स्पेशली जब आप इसको बिल्कुल जब अंधेरा रात रहता है, जब आपका बिल्कुल ये जब चांद नहीं रहता आकाश में, तब आप उस टाइम पे देखोगे स्काई को तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा आपको. ठीक है तो ये इसमें आपका बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि आपको जो तारे हैं वो आकाश में कैसे दिखते हैं. ठीक है तो इसमें एक चीज़ आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जो भी तारे हैं वो हमें सनसेट के बाद ही दिखते हैं, वो दिन में नहीं दिखते. तो इसका एक मेजर रीज़न क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट करो. ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन रीज़न है जो मैक्सिमम लोगों को पता होगा. ठीक है नहीं पता तो कोई नहीं, हम इस चैप्टर में उस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे कि तारे हमें दिन में क्यों नहीं दिखते टमटमाते हुए, रात में ही क्यों दिखते हैं. ओके सो आप कमेंट करो अगर आपको पता है आंसर तो. सो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या होता है, साइनिंग स्टार एंड द मून इन द स्काई. क्या हो रहा है कि स्टार और स्काई दोनों क्या है, हमारे जो स्काई है उसमें क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हैं जो स्टार हैं, वो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या हैं, ये सारे क्या है हमारे स्काई में साइन कर रहे हैं. और इसके साथ हम लोग क्या देखते हैं, मून को भी देखते हैं. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो चांद को भी आप लोगों ने देखा होगा आसमान में, स्पेशली बच्चों को तो चंदा मामा फेवरेट होते हैं. राइट तो आपको चांद भी दिखा होगा, तो आपने अगर उसको बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो आप देख रहे हो कि उसका शेप चेंज होता है. एक मंथ में आप उसको देखोगे तो उसका बहुत डिफरेंट शेप होता है. कभी बिल्कुल पतला रिंग की तरह रहता है, कभी बिल्कुल फुल मून हो जाता है, कभी बिल्कुल गायब हो जाता है चांद. राइट तो ऐसा क्यों होता है. ठीक है तो वो क्या होता है, वो अर्थ का जो होता है वो चक्कर लगा रहा होता है मून, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ के डायरेक्शन के हिसाब से, अर्थ के जो पोजीशन है उसके हिसाब से क्या होता है मून पे लाइट पड़ता है और नहीं पड़ता है. राइट जिसकी वजह से उसका क्या होता है, ये आगे का कंसेप्ट है, ये हायर स्टडीज़ का कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको बस एक बेसिक से आपको नॉलेज दे रही हूँ कि जो मून है उसका जो लाइट है वो वैसे क्यों होता है, वो कभी बिल्कुल साफ दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी बिल्कुल गायब हो जाता है. तो ये क्यों होता है, ये अर्थ के पोजिशन की वजह से होता है. अर्थ के पोजिशन क्या होते हैं ये हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे. अभी आप बस एक बेसिक समझ लो कि जो मून का जो लोकेशन चेंज है, जो उसका जो लाइटनिंग चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, अर्थ के पोजीशन की वजह से हो रहा है. इसमें दो कंसेप्ट आता है, एक आपका फुल मून का होता है, एक न्यू मून का होता है. तो फुल मून को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं. आपने बहुत लोगों ने ये चीज़ वर्ड को सुना होगा पूर्णिमा को. तो उस दिन क्या होता है, फुल मून होता है, जिस दिन आपको क्या होता है आकाश में बिल्कुल मून जो है बिल्कुल ब्राइट दिखेगा, बिल्कुल गोल दिखेगा, एकदम चमकता हुआ दिखेगा. और एक होता है न्यू मून. न्यू मून क्या होता है, अमावस्या को कहते हैं, जिस दिन आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको
बिल्कुल मून दिखेगा ही नहीं, मतलब वो क्या हो जाएगा, अंधेरा रात हो जाएगा। और जिस दिन न्यू मून होता है उस दिन आपको आकाश बिल्कुल क्लियर, ऐसे बिल्कुल तारे टिमटिमाते वहाँ दिखेंगे आपको। तो आप कभी इस चीज़ को नहीं देखे हो या नहीं नोटिस किए हो तो कभी आप नोटिस कर लेना छत पे या फिर बालकनी से या फिर कभी ग्राउंड में जा करके आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि जो मून है उसके ऊपर जो लाइटनिंग है वो क्या हो रहा है, अर्थ के पोजीशन की वजह से चेंज हो रहा है। अब ये अर्थ की पोजीशन की वजह से कैसे चेंज हो रहा है ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि अभी मैं बताने लगूंगी तो आपका जो बेसिक अदर टर्म्स हैं वो रह जाएंगे, तो मैं डिस्कस करूंगी, ऑब्वियसली मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। उसका जब आपको पढ़ना होगा उसको हम लोग उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है कि वही जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो दिन में तारे नहीं दिखते हैं रात में ही दिखते हैं, तो इसका आंसर क्या है। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा, अगर नहीं कमेंट किया तो यहाँ पे है आपका आंसर। ये क्यों होता है, क्योंकि दिन में क्या होता है, सनलाइट होता है, एंड सनलाइट कितना ब्राइट होता है ये हमें दिखता ही है। अगर गर्मियों के दिन में अगर हम लोग सनलाइट में बिल्कुल डायरेक्ट खड़े नहीं रह सकते हैं, नहीं तो हमें क्या हो जाएगा, गर्मी लगने लगेगी, राइट। तो वो बहुत ब्राइट होता है और जब वो ब्राइट होता है तो उसकी रोशनी के आगे जो मून या फिर जो स्टार हैं उनकी जो रोशनी है वो क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है और वो हमें बिल्कुल दिखते ही नहीं है स्काई में, राइट। तो वो क्या होता है, इट इज़ बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, स्टार हो गए, ठीक है। तो आपको ये, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़। अब ये एक टर्म है जिसको आप याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन समझते हैं कि ये क्या होता है। तो जितने भी आपके सन हो गए, मून हो गए या फिर जो स्टार हो गए जो आपका स्काई में जो चमक रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ ही कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि सिर्फ एक को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहेंगे। ये जो हमारा यूनिवर्स है इसमें जितने भी जो हमें दिख रहे हैं, लाइक हमें स्टार दिख रहे हैं, मून दिख रहे हैं, राइट, हमें सन दिख रहा है, तो ये सब क्या है, हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ का कहलाएगा। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहेंगे। तो इसका आपका एक स्टैंडर्ड यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन लगा रखा है, द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड व्हाट, सेलेस्टियल बॉडीज़। जो स्काई में नाइट में क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे। और सन क्या है, आप बोलो कि सन जो है वो रात में साइन नहीं करता, तो सन का भी जो होता है लोकेशन वो भी हमारे अर्थ के जो घूम रहा है उसकी वजह से ही डिपेंड करता है। यानी सनसेट और सनराइज़ कभी नहीं होता, वो हम हैं जो घूमते रहते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको आगे के क्लासेस में क्लियर होंगे। अभी बस इतना आप समझ लो कि जो भी सन हो गया, मून हो गया, वो जो ऑब्जेक्ट जो साइन कर रहे हैं आकाश में, वो सब क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ा होता है, ऐसे आप सन जो है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत गर्म होता है। और जो कुछ तारे होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, कुछ तो सन से ही बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तारे, लेकिन वो हमसे इतनी दूरी पे हैं कि उनका हीट हमें क्या होता है, फील नहीं होता है। और ये क्या होते हैं, गैसेस के भी बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है क्या होता है, ये बहुत सारे गैसेस मिल करके भी इनका निर्माण करते हैं, ठीक है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। इनके पास इनका अपना हीट और लाइट होता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ का ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि इनका अपना हीट और लाइट होगा जो क्या करती है, लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। मतलब ऐसा है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो लाइट है, अगर हम सन को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि उसमें हीट भी है और लाइट भी है, क्योंकि गर्मी के दिन में हमें उसका हीट भी फील होता है, राइट। और ठंडी के दिन में हमें उसका लाइट अच्छा लगता है। तो उसमें क्या है, वो दोनों है और वो क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है लार्ज अमाउंट में, तभी तो हमें इतना मिल रहा है, ठीक है। एंड दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। और ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, जो साइन कर रहे हैं, जिनका अपना हीट हो गया, जिनका अपना लाइट हो गया, और ये बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना होते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत गर्म होते हैं, राइट। और द सन क्या है, और सन भी क्या है, आप एक ये चीज़ याद रखना कि सन क्या है, एक स्टार है, ठीक है। ये क्योंकि इसमें सारे प्रॉपर्टी हैं स्टार के, ये कैसे प्रॉपर्टीज़ है सारे स्टार के, तो ये गैसेस से बना हुआ है, इसमें हीट एंड लाइट होता है, और ये बहुत क्या है, बड़ा है और गर्म है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार की कैटेगरी में आराम से डाल सकते हैं सन को। तो आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन क्या है, तो सन इज अ स्टार, ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन। अब जो हम लोग आकाश में जो तारे हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, वो सब क्या है, सन की तरह सिमिलर हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम उनका लाइट और हीट फील नहीं कर सकते हैं, और वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमसे बहुत करोड़ों
अरबों मील हमसे दूर हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका हमें जो लाइट है और उसका हीट है वो हमें पृथ्वी पे क्या होता है, अर्थ पे फील नहीं होता है। तो आई होप आपको सेलेस्टियल बॉडीज समझ में आ गया होगा। वो जो साइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो रात में साइन करते हैं, इसमें आपका सन आ गया, मून आ गया, स्टार हो गया, ये सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। ये किस चीज़ से बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, और ये कुछ बड़े होते हैं और बहुत हॉट हो सकते हैं। इसका जो होता है कि अपना हीट और लाइट होता है, और सन क्या है, एक स्टार है। तो आपको ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टलेशंस, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तारामंडल। तो ये कैसा है, जैसा कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने तारामंडल देखने का भी जिद किया होगा बचपन में, राइट, कि मुझे देखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जब हम लोग इसको समझने के पहले आप समझो कि इसको कहते क्या हैं। तो जो तारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक साथ ढेर सारा तारा जो है एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल वाचिंग इन द स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न मेड बाई फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। जब आप लोग क्या करते हो, आकाश में देखते हो, तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पैटर्न बनते हैं तारों से, ठीक है। कुछ आपको बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, कुछ आपको बिल्कुल विजिबल नहीं होते, कुछ ऐसा लगता है कि हमें विजिबल हो रहे हैं, बट समटाइम्स को ऐसा लगता है कि हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ये सारा क्या होता है, एक फॉर्म बनाता है, और इस फॉर्म, ये पूरा मिल करके क्या एक फॉर्म जो क्या कहता है, ग्रुप बना रहा है। सारे तारे जो एक पैटर्न मिल करके क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, किस चीज़ का, तारों का। तो इसको हम लोग, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टलेशंस बोलेंगे, यानी तारामंडल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका दो आता है, एक उर्सा मेजर और बिग बियर। ये क्या है, एक आपका तारामंडल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि जो आपका तारामंडल है वो आप अपने घर के छत पर से ईजिली देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये सात स्टार का क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है, ये पार्ट है किसका, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। तो आपको यहाँ से तीन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहला क्या है कि जो कॉन्स्टलेशन है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं वो क्या है, उर्सा मेजर है, जो तारामंडल का समूह है, राइट। उसमें क्या है, एक सप्तऋषि है जिसको हम लोग बहुत क्लियरली देख पाते हैं, और एक किसका पार्ट है, उर्सा मेजर का, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारे मिलकर के आपको क्या बना रहे हैं, एक सप्तऋषि का निर्माण कर रहे हैं। और ये क्या हो गया, एक समूह बना दिए, एक ग्रुप बना दिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तारामंडल बोलेंगे। तो यहाँ से भी यही है आपका, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि तारामंडल किसको कहते हैं। बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। बेसिकली आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। उसमें आपका एक ये आ सकता है कि कौन सा ऐसा ये कॉन्स्टलेशंस है जिसको हम लोग ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उसमें क्या आएगा, सप्तऋषि आएगा। उसमें वो उसको सप्तऋषि क्यों कहते हैं, वाई दिस कॉन्स्टलेशन इज कॉल्ड सप्तऋषि, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स अ पैटर्न। तो क्या होता है, ये क्या है, आपका 7 स्टार का समूह है जो क्या मिलकर के क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अभी तो हमारे पास बहुत सारे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, लेकिन जो एंशियंट टाइम है उस टाइम पे, रात के टाइम पे, दिन में तो हमारे पास सन है, तो हमें समझ में आ रहा है कि वो पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में जा रहा है, तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि पूरा पश्चिम का हमें पता चल गया, तो उत्तर दक्षिण का भी हमें पता चल जाएगा, राइट। लेकिन रात में हम कैसे पता चलेंगे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि रात में तो सन नहीं है हमारे पास। तो रात में हमें कैसे पता चलेगा, तो रात में जो हमें डायरेक्शन पता करने के लिए क्या होता है, हम लोग स्टार का यूज़ करते थे। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो रात में क्या करते थे, डायरेक्शन को पता करने के लिए रात में वो क्या करते थे, तारों की सहायता लेते थे, स्टार्स की सहायता लेते थे। जिसमें एक क्या है, कि एक नॉर्थ स्टार है जो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, इट इज़ कॉल्ड पोल स्टार। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि पोल स्टार किसको बोलते हैं। तो ये क्या है, एक नॉर्थ स्टार है जो हमेशा क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल स्टार भी बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये क्या होता है, हमेशा इसी जगह पे रहेगा स्काई में, नॉर्थ में, ठीक है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अब देखिए आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपका ये क्या है, सप्तऋषि है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको देख रहे हो तो ये आपका क्या है, नॉर्थ स्टार दिख रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है, पोल स्टार यहाँ से दिख रहा है। तो हम लोग क्या किए, इसके हेल्प से भी इसको क्या कर दिए, हम लोग लोकेट कर दिए। ये आपको दिन में भी दिखता होगा, आप अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है। बहुत बहुत ब्राइट होता है ये, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पे आपका पिक्चर में भी वही बोल रहा है कि इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। जैसा कि आपने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया गया तो ये आपका कहाँ गया, पोल स्टार को पहुँच गया। जैसे आपका इधर ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, उधर आपका नॉर्थ हो गया और इधर आपका साउथ हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पुराने ज़माने के लोग कैसे रात में डायरेक्शन का पता लगाते थे। तो नॉर्थ स्टार की हेल्प से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, स्काई में एक ही जगह रहता है, ऐसा नहीं है ना कि ये घूमते रहेगा, ये एक ही जगह स्थित होगा। और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके सो नेक्स्ट आपका क्या है, प्लैनेट है। तो इसको प्लैनेट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या है, स्लाइड्स बना के रखे हैं, इसमें आपके पॉइंट्स एक एक करके बना के रखे हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जिनका अपना हीट और लाइट नहीं होता है। दे आर लाइट बाई द लाइट ऑफ द स्टार। ये क्या होते हैं, ये स्टार का जो लाइट होता है उससे लाइट लेकर के क्या करते हैं, चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड व्हाट, प्लैनेट्स। इस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ में एक तो हमने समझा कि जिसका क्या होता है कि अपना लाइट होता है, अपना हीट होता है, तो उसको अलग रख दिया हमने, ठीक है, उसमें मून आ गया, स्टार आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जिसका अपना हीट और लाइट नहीं होता है, वो स्टार से या फिर सन से क्या करते हैं, लाइट लेते हैं, हीट लेते हैं और उसके बाद वो चमकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है। और ये प्लैनेट कहाँ से आया वर्ड, ये जो वर्ड है ये प्लैनेट कहाँ से आया, तो ये ग्रीक वर्ड प्लैंटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। मतलब क्या होता है, चमत्कार टाइप का या कुछ अजूबा टाइप का, राइट। तो ये वर्ड आपका कहाँ से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप एक और ध्यान में रखने के लिए समझ सकते हो कि वर्ड आया कहाँ से। तो ये ग्रीक वर्ड प्लैंटाई से आया है, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। हम लोग जो अर्थ पे रह रहे हैं ये भी क्या है, एक प्लैनेट है, ओके। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पास अपना हीट एंड लाइट नहीं है, तो ये कहाँ से ले रहा है, ये सन से ले रहा है, जो क्या है, इसका सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जैसे कि आपको देखते होंगे, आपको मून कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है पृथ्वी से। तो आप अगर आकाश में, अंतरिक्ष में कहीं चले जाओ स्पेस में, और आप अगर अर्थ को देखोगे तो अर्थ भी आपको कैसा, मून के ऐसा ही दिखेगा, लेकिन ये ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और जो हम लोग मून देखते हैं वो क्या है, हमारा सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये क्या है, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मून है वो क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। अब क्या होता है, टोटल क्या हमारे पास है, 8 प्लैनेट हैं। तो एक तो हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, अदर 7 प्लैनेट हैं जिनके पास क्या होता है, जो क्या करते हैं, हीट और लाइट किससे लेते हैं, सन से लेते हैं, और इनके पास भी अपना मून हो सकता है, राइट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, वेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, जुपिटर हो गया, वेनस हो गया, सैटर्न हो गया। ये सब क्या है, आपका अदर प्लैनेट है। प्लूटो अब प्लैनेट में नहीं है, इसको अब प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है, ठीक है। उसको झूठा प्लैनेट बोला जाता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि यहाँ से क्या है, आपका टोटल 8 प्लैनेट है, जिसमें एक आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो बाकी अदर 7 प्लैनेट हैं, वो भी क्या करते हैं, हीट और लाइट क्या करते हैं, सन से लेते हैं, ठीक है। और उनके पास अपना चांद भी है। ऐसा ऐसा हमारे पास अपना मून है, वैसे ही वो जो अदर प्लैनेट है उनके पास भी अपना है, और किसी के पास तो एक से ज़्यादा भी मून है, ऐसा भी है। कहने का मतलब उनके जो चारों तरफ कोई मून है, वो एक से ज़्यादा मून है जो उनके चारों तरफ घूम रहा है, राइट। तो हमारा ये समझ में आ गया, आपको प्लैनेट समझ में आया कि प्लैनेट क्या है, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है, लेकिन उसका अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है। वो स्टार या सन से क्या करते हैं, अपना हीट और लाइट लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, सोलर सिस्टम। अब इस सोलर सिस्टम में क्या होता है, आपका सेलेस्टियल बॉडीज़ है, एस्ट्रॉयड्स है, मेट्रॉयड्स है, सब मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड्स क्या हैं, ये आपको आगे मैं बताने वाली हूँ। जैसे आप अभी इस सोलर सिस्टम को समझ रहे हो, तो आप इसमें समझो अभी कि सोलर सिस्टम में सन जो है वो क्या है, फैमिली का हेड है, राइट। वो क्या कर रहा है, सबको हीट एंड लाइट प्रोवाइड कर रहा है। और इसके बाद क्या है, इसके जो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं प्लैनेट, ये क्या है, इस सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन
एज एस्ट्रॉयड्स एंड मेट्रॉयड्स फॉर्म अ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को फॉर्म करने के लिए क्या है, हमारा जो 9 और जो 8 जो हमारा क्या है ये प्लैनेट है वो तो है ही, इसमें क्या हो गया, मून भी आ गया, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉयड हो गए या फिर मेट्रॉयड्स हो गए, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो सन है वो क्या होता है, इसका हेड। तो इसको सोलर फैमिली अगर हम लोग बोलते हैं तो इसमें जो आपका सन क्या है, इसका हेड हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सोलर सिस्टम किस किस के मिलने से बना, आपका 8 प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, इसमें आपका मून आ जाता है, फिर कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गए। ठीक है, जैसे एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड्स, और इसको मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ कि एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड्स क्या होते हैं, तो आप इसके लिए घबराओ मत। ओके, इसके मैं आगे ही कुछ स्लाइड में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये सब मिल गए क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या ऑफन क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली भी बोलते हैं, और जिसमें क्या होता है, सन आपका क्या होता है, इसका हेड होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो अर्थ है क्या है, हमारा तीसरे नंबर पे है। आपको दिख रहा होगा पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, देन फिर मार्स है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोलर सिस्टम में, और बेसिकली सोलर सिस्टम में हम लोग क्या, अगर हम लोग को बेसिकली डिस्कस करने के लिए क्या होता है, तो ये जो 8 प्लैनेट है अलॉन्ग विथ सन, हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, जिसमें आपका पहला क्या आता है, सन आता है। ठीक है, तो सन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये एक पहला पॉइंट है कि सोलर सिस्टम का जो सन है वो क्या है, सेंटर है, वो क्या है, हेड है। तो वो क्या रहेगा, वो सेंटर में रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका सेंटर है, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये सारे जो हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जितने भी ये प्लैनेट्स हैं सारे क्या हैं, सन के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं। तो इसके सेंटर में कौन हो गया, सन हो गया, राइट। इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस, ये बहुत बड़ा है और बहुत एक्सट्रीम हॉट गैसेस से मिलकर के बना है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ये क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे क्या हो रहा है, पूरा जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं और अदर जो सैटेलाइट्स हैं, ऐसे क्या है, इसके चारों तरफ एक गोल गोल घूमते रहते हैं, ये गिरते नहीं है, बस एक बैलेंस बना रहता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, और सन ही क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है, एक इकलौता सोर्स है इस सोलर सिस्टम के लिए, क्या, सन और ये लाइट एंड हीट के लिए। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star it is far away from us। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा हीट है इसमें, लेकिन हमें उतना ज़्यादा फील नहीं होता। गर्मियों में हमें फील होता है, बट इतना नहीं कि हम मर जाए, राइट। तो या फिर हमें जलन हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि वो इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि ये अभी भी हमारे पास सबसे नियरेस्ट स्टार है, इसके बावजूद ये क्या है, हमसे बहुत दूर है। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि अर्थ से जो डिस्टेंस है इसका वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है। तो आपको समझ में आएगा, आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि ये कितना किलोमीटर हुआ। आपका 150 मिलियन जो है उसको आप कमेंट में लिख के कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि इसका शायद मैंने ये कैलकुलेशन भी बताया था प्रीवियस जो साइंस का कुछ मैंने चैप्टर बताया था किलोमीटर वगैरह में, उसमें। ठीक है, तो आप इसको एक बार कैलकुलेट करके देखो, नहीं होता तो ऑब्वियसली आप कुछ गलत करोगे तो मैं उसको ऑब्वियसली इंप्रूव करूँगी। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है किसका, सन का अर्थ से। तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, जो आपको ये बिल्कुल यहाँ पे इतना कम दिख रहा है, ये एक्चुअल में कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अर्थ की तरफ। ये हमारा प्लैनेट है, हमारा घर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये क्या है, घर है। तो अगर इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं सोलर सिस्टम में कि कहाँ है, तो ये 3rd प्लैनेट है नियरेस्ट टू द सन। जैसा कि इसमें आपने देखा होगा कि पहले क्या है, मरकरी है, देन वेनस है, देन क्या है, अर्थ है। तो ये क्या है, 3rd प्लैनेट है हमारा सन के नियरेस्ट में। ठीक है, इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और ये साइज के हिसाब से क्या है, 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, इसके पहले क्या है, इससे बड़े 4 प्लैनेट हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर एट द पोल, दैट इज़ वाई इट्स शेप डिस्क्राइब एज जियोइड, एंड जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। ठीक है, तो ये क्या है, ये पोल्स पे मतलब ऊपर और नीचे हल्का सा क्या है, चपटा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं, इसको अर्थ लाइक शेप बोलते हैं। और ये अर्थ लाइक शेप इसीलिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये अर्थ है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, राइट।
कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशंस जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिससे क्या है जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो अर्थ पे रह रहे हैं उनका लाइफ जो सपोर्ट कर रहा है उसका एक कंडीशन है, वो क्या है, अर्थ पे ही पॉसिबल है। यहाँ पे आपको एयर है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको वाटर है। तो जितने भी आपको लाइफ को जो फेवरेबल कंडीशन है वो आपको सारा कहाँ मिल जा रहा है, अर्थ पे मिल जा रहा है। ठीक है, ये ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे वाटर है, एयर है, जितने भी सारी इसेंशियल चीज़ें हैं एक लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए वो सारा आपका प्लैनेट अर्थ पे मिल रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपना घर भी बोलते हैं, राइट। तो इस पे जब हमें सारी चीज़ें मिल रही तो ऑब्वियसली ये हमारा घर हो गया, हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। यहाँ पे क्या है आपका जो ये पॉइंट है सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग गैस जो ऑक्सीजन है, जिसके बगैर हम लोग शायद ही 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, राइट। तो ये सबसे बड़ा कारण क्या है हमारा लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, कि हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऑक्सीजन जब हमें मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली आराम से रह रहे हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें फ्रेश एयर मिल रहा है, हमें वाटर मिल रहा है, ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा है। तो सारे जो हमारे फेवरेबल कंडीशन है एक लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए, वो क्या है, हमें अर्थ पे मिल रहा है। तो क्या हो, ये चीज़ को क्या बना रही है, यूनिक बना रही है। बाकी जो अदर प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उससे क्या बना रहा है, अर्थ को यूनिक बना रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इस रीजन की वजह से द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ हैपियर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अब अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और ये स्पेस से हमको ऐसा देखने में मिलता है, बहुत ज़्यादा ब्लू। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका 2/3 यानी ऑलमोस्ट 70% जो हिस्सा है पृथ्वी का उस पर क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ऑब्वियसली आपका जो पूरा इतना 70% हिस्सा जब दूर से आप देखोगे तो आपको पूरा पानी ही दिखेगा। एंड पानी क्या है, ब्लू कलर का ऑब्वियसली दिखता है, सी है वो। तो हमें क्या है, एक मेजर अमाउंट में क्या हमें दिखता है, सी दिखता है। तो उसकी वजह से वो क्या दिखता है, वो ब्लू दिखता है। इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो आपका पूछा जा सकता है कि अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, तो ब्लू प्लैनेट। ठीक है, तो आपका आई थिंक अर्थ में जो मेजर जो कंसेप्ट है वो मैंने समझा दिया कि इसका जो साइज है वो कैसा है। ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और 3rd नियरेस्ट टू द सन है। इसके पास सारे वो कंडीशंस हैं जिसके थ्रू क्या होता है, एक लाइफ सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, आकाश से हमें बिल्कुल ब्लू में दिखता है। इसका 2/3 सरफेस जो वो क्या है, वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जो अदर प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक कंसेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने अर्थ को पढ़ लिया, इसके बावजूद हमारे पास क्या है, 7 और हैं। ठीक है, प्लैनेट, और उसके बाद एक प्लूटो है। तो प्लूटो को तो मैंने बोला कि इसको पहले 2006 के पहले हम लोग प्लैनेट की तरह कंसिडर करते थे, लेकिन 2006 के बाद इसका एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, और उन लोगों ने मिलकर के एक डिसीजन लिया कि प्लूटो क्या है, वो सारे कंडीशंस जो एक प्लैनेट में होते हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो उसको इन लोगों ने क्या बना दिया, ड्वार्फ प्लैनेट, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि झूठा प्लैनेट या फिर दिखावे का प्लैनेट। ऐसा आप इसको मतलब एक ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। इससे प्लूटो को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो जहाँ था जैसा था वैसा ही था, राइट। ये हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि वो प्लैनेट नहीं है, प्लूटो जैसा पहले था आज भी प्लूटो वैसा ही है। ठीक है, तो अब क्या है कि प्लूटो अब हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया, हमारे लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट नाउ आफ्टर 2006। अब हम लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया, साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड कर लिया कि प्लूटो को हम लोग प्लैनेट कैटेगरी से निकाल रहे हैं। तो प्लूटो जैसा था वैसा ही रह गया, लेकिन हमारा डेफिनेशन चेंज हो गया प्लूटो के लिए कि अब वो क्या है, प्लैनेट नहीं रहा, बेचारा प्लूटो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट हो गया, ठीक है, जिसमें एक क्या है, हमारा अर्थ है। बाकी अदर प्लैनेट है, इसमें आपका मार्स हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। ठीक है, पहले जब हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो हम लोग 9 प्लैनेट्स पढ़ते थे, लेकिन आफ्टर 2006 जो क्या हुआ कि आपको प्लूटो हटा दिया गया, तो अब क्या होता है, 8 प्लैनेट हो जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, पहले क्या आता है, मरकरी आता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, फिर क्या आता है, वीनस आता है, फिर क्या आता है, अर्थ आता है, फिर क्या आता है, मार्स आता है, फिर क्या आता है, जुपिटर, देन सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो आपको ये डिस्टेंस भी समझ में आया कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, राइट।
फिर क्या है आपका, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड एंड दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये जो भी प्लैनेट है क्या है, एक फोर्स है जिसके थ्रू क्या कर रहा है, ये एक अपने फिक्स पाथ पे क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑर्बिट है इसी पे ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसा नहीं कि घूमते घूमते अर्थ के ऑर्बिट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना ऑर्बिट है, वो अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और ये पाथ कैसा है, इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड का मतलब ये बिल्कुल राउंड नहीं है ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे करके आता होगा। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पाथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, जैसा कि आपको मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट है, एंड इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। और ये जब अपने ऑर्बिट पे घूमता है तो सन का एक राउंड कंप्लीट करने में क्या करता है, 88 डेज का टाइम लेता है। और वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अब जो दूसरा प्लैनेट है वेनस, इसको अर्थ की जुड़वा बहन यानी ट्विन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज और शेप जो है बिल्कुल सिमिलर है अर्थ के, लेकिन इस पर लाइफ नहीं है, ये आप समझ लो। ये सिमिलर है लेकिन इस पर क्या है, लाइफ नहीं है। इसका साइज और शेप ही क्या है, वो बस सिमिलर है अर्थ के, इसीलिए इसको इसका अर्थ का ट्विन कहा जाता है। और जैसा कि मैंने प्लूटो के बारे में डिस्कस कर दिया कि ये अब क्या है, हमारा प्लैनेट नहीं है, तो मैंने यही आपको जो अभी डिसीजन लिया गया था वही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपके पता है बेसिक्स जो है वो मैं कर रही हूँ। इसमें आपको आगे के जब आप क्लासेस में जाओगे तो आपको सबको अलग अलग स्टडी करना है। लाइक मरकरी को अलग स्टडी करना है, वीनस को अलग स्टडी करना है, अर्थ को अलग स्टडी करना है, और इसमें बहुत सारा है पढ़ने को। तो क्लास 6 के स्टैंडर्ड से बस आपका इतना ही था। आप इसको इतना अभी जानो, क्योंकि ज़्यादा जानने के बाद फिर आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा, राइट। और आपको ज़्यादा जानना है तो ऑब्वियसली आप बोलो, मैं उसके लिए अलग अलग स्लाइड्स बना दूंगी। बट ये जो हम लोग डिस्कस करें सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें बस क्या होगा, सिलेबस की बातें होंगी। ओके, सो आपका आई होप कि सोलर सिस्टम और अदर प्लैनेट्स के बारे में जो मैंने बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर कर दिया होगा। कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कमेंट करना मुझे। अब हम लोग अपने मून की तरफ आते हैं। तो पहला चीज़ आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि मून को हम लोग प्लैनेट क्यों नहीं बोलते हैं, राइट। तो देखिए, प्लैनेट को हम लोग क्या समझ जाते हैं कि प्लैनेट क्या करता है, अर्थ का राउंड लगाता है। ठीक है, जो भी प्लैनेट यहाँ पे हैं, जो अर्थ है हमारा, मार्स, ये सब क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन जो मून है वो क्या करता है, सॉरी मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो सन के चारों तरफ घूमा जाए, जो भी प्लैनेट है क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन जो हमारा मून है ये क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ये सन का चक्कर नहीं लगाता, ये क्या करता है, अर्थ का चक्कर लगाता है। तो ये क्या हो गया, ये सैटेलाइट हो गया किसका, अर्थ का। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो अर्थ है उसका चक्कर लगा रहा है, और अर्थ क्या कर रहा है, वो सन का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है, जिसको आप क्लियर कर लो कि पहले जो सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट है वो सारे अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और उनके पास जो मून है वो उस प्लैनेट का चक्कर लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो अर्थ है उसके पास अपना एक मून है, और वो मून क्या कर रहा है, वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आप आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ व्हाट, मून। मून क्या है, हमारा सैटेलाइट है। द डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर क्या है, अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। ठीक है, इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये बहुत बड़ा दिखता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट से बहुत नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो आपको समझ में आ गया कि ये 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर है, तो ये हमें इतना बड़ा दिखता है। ठीक है, तो आपको अब सन का डिस्टेंस का पता लग गया होगा कि वो तो मिलियंस है, तो मिलियन से दूर है, तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना दूर है हमसे, राइट। द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज। अब जो मून है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो चंद्रमा है वो क्या करती है, हमारे अर्थ के चक्कर लगाती है, तो वो कितने दिन में लगा लेती है, 27 डेज में। It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. अब क्या करता है कि एक टाइम में क्या करता है, 27 डेज जो टाइम लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये घूम रहा होता है, तो हमें क्या होता है, इसका एक ही साइड दिखता है हमेशा।
ठीक है, एक स्पिन ही ये कंप्लीट कर पाता है। तो हमें जब भी हम मून को देखते हैं तो उसका एक ही साइड हमें दिख पाता है। तो आपने कभी अगर देखा होगा मून को तो आपको उस पे उसके सरफेस भी दिखे होंगे, उस पर कुछ कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक से दिखे होंगे। तो ये वहाँ क्या है, ये माउंटेन्स और हिल्स हैं जो हमें दिखते हैं ऐसे धब्बों के रूप में, ठीक है। और इस पे क्या है, आपका फेवरेबल कंडीशन नहीं है जहाँ पे लाइफ क्या है एग्जिस्ट कर सके। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिस्प्रेशन ऑन इट्स सरफेस, बट क्या है इसका ये सारा कुछ है लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, वाटर नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो पा रहा है, यहाँ पे लाइफ क्या है, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट नहीं है मून पे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, और ये जो क्या होता है, जो माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब क्या है, ये जो एक शैडो बनाते हैं मून के सरफेस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मून पे काला काला धब्बा दिख रहा है, राइट। तो वो क्या है, वहाँ का जो माउंटेन है, प्लेन है, वो सब हमें दिखता है। ऑब्वियसली वो इतने डिस्टेंस पे है तो हमें उसका क्लियर इमेज तो नहीं दिखेगा, राइट, तो हमें वो ब्लर ही दिखता है। तो आपको मून समझ में आ गया हो, ये क्या करता है, अर्थ का चक्कर लगाता है कितने दिन में, 27 डेज में। इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से मून का, तो 3,84,400 किलोमीटर है। और ये क्या करता है, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 1/4 है आपका अर्थ के डायमीटर से, ठीक है। और ये हमारा अर्थ का एक इकलौता सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, ठीक है। इसको हम लोग नेचुरल सैटेलाइट इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोग अब जो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं। तो ये हमारा जो मून है ये क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, खुद से बना हुआ है, राइट। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो क्या है, वो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, हम लोग इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो आई होप आपको मून का समझ में आ गया होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई होगी कि मून क्या है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, एंड अर्थ क्या है, वो सन के चारों तरफ घूमता है। तो आपको ये घूमना तो मैं इस चैप्टर के ख़त्म होते तक समझ में आ ही जाएगा कि आपको कि कौन किसके पीछे घूम रहा है। तो अर्थ जो है वो अर्थ मून के चारों तरफ घूम रही है, एंड जो मून है वो क्या कर रही है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, ओके। सो अब मैंने बताया था कि एस्ट्रॉयड्स एंड मेस्ट्रॉयड्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी हम लोग एस्ट्रॉयड डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, दे आर न्यूमरस टाइनीज बॉडीज विच आर मूव अराउंड द सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। जैसे देखिए हम लोग जान रहे हैं कि स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, वो सब क्या कर रहा है, आपका सन का चक्कर लगा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रही है और मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रही है, तो ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली सन का भी चक्कर लगा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब अर्थ घूम रही है उसका वो मून चक्कर लगा रही है, तो उसके साथ साथ वो पूरा अर्थ का भी चक्कर लग रहा है। लेकिन इसको वैसे नहीं समझते, अभी हम लोग इसको बेसिक ही समझते हैं कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रही है और मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो इन सब के अलावे बहुत सारे जो हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं टाइनी बॉडीज़ होते हैं जो हमारे इस सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये बेसिकली कहाँ फाउंड होते हैं, तो ऑर्बिट जो होता है मार्स एंड जुपिटर का जो ऑर्बिट है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट आर of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back। अब साइंटिस्ट जो अपना रिसर्च कर रहे हैं, राइट, जो अंतरिक्ष का रिसर्च कर रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉमी पे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया है, अपने रिसर्च में एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो एस्ट्रॉयड्स है ये बहुत सालों पहले, मे भी हो सकता है लाखों करोड़ों साल पहले, कोई एक प्लैनेट रहा होगा जो क्या हो गया होगा, ब्लास्ट कर गया होगा, विस्फोट कर गया होगा, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि एस्ट्रॉयड्स क्या हैं, छोटे छोटे चाइनीज़ बॉडीज़ हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे क्या हैं सोलर सिस्टम में घूमते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं, आपको मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट पे मिलेंगे। और इसके लिए क्या है, इसको साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला है इसके लिए कि कुछ प्लैनेट का ये पार्ट होगा जो बहुत साल पहले क्या होगा, एक्सप्लोड हो गया होगा, ओके। तो आपको ये इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि एस्ट्रॉयड्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही, मतलब ये पूरे अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमते रहते हैं। स्पेशली ये आपको कहाँ दिखेंगे, मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेट्रॉयड्स। तो ये मेट्रॉयड्स क्या होता है, ये कभी कभी आपने देखा होगा, कभी न्यूज़ में आ रहा है कोई मेट्रॉयड जो अर्थ की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, उस पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, राइट। कुछ अफवाहें भी होती हैं, कुछ सच भी होता है। तो ये क्या होते हैं, ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मेट्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और समटाइम्स दिस मेट्रॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। और कुछ कभी कभी क्या होता है, ये क्या होते हैं, हमारे अर्थ के नज़दीक भी आ जाते हैं, ऐसा कि आपको न्यूज़ वगैरह में कुछ मिल जाता होगा सुनने को। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एयर इट गेट्स हीटेड एंड बर्न। और जब ऐसा कि क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, एक एयर का एक क्या है, लेयर बना हुआ है, राइट। तो जब ये आते हैं मेट्रॉइड्स एयर के कांटेक्ट में, तो जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें घर्षण होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हीट हो जाते हैं और क्या होते हैं, जलने लगते हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी आपको जलता हुआ भी दिखता होगा। तो इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स मेट्रॉइड विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स हॉलो। कभी कभी क्या होता है कि धरती पे कहीं गिर गया तो वहाँ पे पूरी तरह से वो जलता नहीं है, तो क्या होता है, वो गड्ढा बन जाता है, जिससे आप लोग कभी कभी बोलते हो कि एलियन गिर गया या ऐसा कुछ होता है। तो असल में वो क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जलते जलते क्या होते हैं, आके धरती पे गिर जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ अगर बड़ा हुआ तो नुकसान करता है। जनरली ऐसा अभी तक आज तक हुआ नहीं, और होप सो ऐसा हो भी ना, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जनरली वो क्या होता है, कुछ बड़ा हो गया तो उसको क्या होता है, समुद्र में गिरा देना चाहिए, कुछ ऐसा साइंटिस्ट अपना वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या समझना है, हमें भी मेट्रॉइड समझना है। ये क्या होता है, रॉक का फाइन पार्टिकल्स होता है, जो क्या होता है, सन के चारों तरफ घूमते रहता है। और क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है कि एयर की तरफ भी आ जाता है मेट्रॉइड्स। और ये एयर जो होता है, धरती की तरफ जब ये मेट्रॉइड्स आते हैं तो एयर के फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, ये हीट होकर के बर्न होने लगते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं तो वो क्या होता है, गहरा सा गड्ढा हो जाता है। तो आई होप आपको मेट्रॉइड्स समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं गैलेक्सी के बारे में। अब गैलेक्सी को अगर हमें समझना होगा तो हम लोग का जो सोलर सिस्टम है, वो समझ लीजिए कि आपका एक मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका पार्ट है। सो आपको यहाँ पे मैं आपको एक एक जो पॉइंट लिखा है मैं इसके पढ़ के एक्सप्लेन करती हूँ, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। लाइक आपने कभी वाइटिस ब्रॉडबैंड लाइक अ वाइट ग्लोविंग पाथ अक्रॉस इन द स्काई ऑन अ क्लियर टेरी नाइट, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये आपका बुक का लैंग्वेज है जो मैंने बिल्कुल यहाँ पे लिखा है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप अगर कभी अंधेरी रात में छत पे देखते होगे, राइट, तो आपको वहाँ पे स्टार्स दिखते होंगे, कभी कभी आपको बादल जैसा दिखता होगा, राइट। मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाता होगा, कहीं कहीं आपको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा वाइटिस टाइप का हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्स हो गए, बहुत सारा आपको क्लस्टर ऑफ स्टार्स दिखते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे स्टार दिखते होंगे, कुछ ज़्यादा लाइट कर रहे हैं, कुछ कम लाइट कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे जो हैं, ये क्या है, हमारा गैलेक्सी को दिखाता है। वो जो पूरा हम लोग जो देख पा रहे हैं वो शायद एक पॉइंट होगा गैलेक्सी का। गैलेक्सी इतना बड़ा है, जैसे आप इस पिक्चर में समझ सकते हो कि ये पूरा एक गैलेक्सी है, ठीक है। ये पूरा एक गैलेक्सी और हम लोग यहाँ पे हैं, एक पॉइंट की तरह है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें मे भी हो सकता है कि हमारे अर्थ के जैसे या हमारे सोलर सिस्टम के जैसे यहाँ पे लाखों सोलर सिस्टम होंगे, लाखों अर्थ होंगे, बट इसका अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है। तो इस पर हम लोग श्योर होकर नहीं कह सकते। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अंजम्पशन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। दिस बैंड इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो आपको दिखता है, ये क्या है, आपका मिल्की वे गैलेक्सी है। Our solar system is a part of this galaxy. Our solar system is a part of what? Milky Way galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named आकाश गंगा. अब पुराने टाइम पे क्या होता था, जो हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो पुराने जो ज़माने में जो इंडिया में लोग रह रहे थे, वो क्या सोचते थे कि ये जो रिवर फ्लो कर रही है, लाइट का एक क्या है, नदी बह रहा है आकाश में, तो इसको हम लोग क्या बोले, आकाश गंगा। हमारे जो धरती पे जो नदी बह रही है उसको तो हम लोगों ने गंगा बोल दिया, राइट। अब आकाश में उन लोगों को लगा कि लाइट का जो एक रिवर बह रहा है, तो उसको उन लोगों ने क्या बोल दिया, आकाश गंगा नाम रख दिया, ओके। अ गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। अब जो गैलेक्सी है वो क्या है, अगर आपसे पूछ दिया कि गैलेक्सी, व्हाट इज़ गैलेक्सी, तो हम लोग बोलेंगे गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। उसमें क्या है, बिलियन ऑफ स्टार है, क्लाउड है, डस्ट है, गैसेस पार्टिकल है, ये सब मिलकर के क्या बनाता है, गैलेक्सी बनाता है, ठीक है। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स यूनिवर्स। अब यूनिवर्स जो है, आपसे पूछ दे कि यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स में जो है हमारा ऐसा मिलियन ऑफ गैलेक्सीज होगा जो यूनिवर्स में रह रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे हैं, ये पूरा यूनिवर्स है, तो हम इसमें क्या है, बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, बहुत सारे मिल्की वे गैलेक्सीज भी हो सकते हैं। तो क्या है, ये सारा गैलेक्सी मिल कर के आपका क्या बना रहा है, एक यूनिवर्स बना रहा है। और आप सोच रहे हो कि एक गैलेक्सी में क्या है,
बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, राइट। तो आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज होंगे और उसमें कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे। तो आप एक इमेजिन करो, ये इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल हो पाता है, राइट। तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या है, अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं इसके बारे में, और उन लोगों ने अभी तक कोई सर्टेन इसके बारे में इसका पता नहीं लगा पाया है कि इसका कितना बड़ा साइज है यूनिवर्स का, और कितनी सारी इसमें गैलेक्सीज हैं, और कितने सारे सोलर सिस्टम है, कितने सारे अर्थ हैं। बट ऐसा एक अनुमान है, एक ऐसा एक अंजम्पशन है कि हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे और ऐसे बहुत सारे अर्थ होंगे हमारे इस यूनिवर्स में। तो ये सारा क्या है, रिसर्च का पार्ट है जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, एंड आई होप आप लोग भी किसी कोई यहाँ से निकल कर इस साइंटिस्ट का पार्ट बनोगे, इस रिसर्च का पार्ट बनोगे एंड करोगे। ओके, सो बेसिक आपका जो अंडरस्टैंडिंग था चैप्टर 1 का, जो आपका ज्योग्राफी का था, उसका मैंने क्लियर कर दिया है। क्लास 6 के सिलेबस में आपका इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इतना पढ़ाया है। अगर आपको कुछ टॉपिक्स पे आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे बोलो, मुझे कमेंट करो, मैं उसके लिए अलग से एक अच्छा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बना दूंगी, सो दैट आपको उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, सो आपके इस चैप्टर में इतना ही था। सो मैं होप कर रही हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप इन्जॉय कर रहे होगे। ओके, एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मुझे बहुत टाइम लगता है इन सारों को इकट्ठा करने में, इन सबको वीडियो एडिटिंग करने में, तो मैं बहुत सारा एफर्ट डाल रही हूँ। तो मैं आपसे बस थोड़ा सा सपोर्ट का उम्मीद कर सकती हूँ। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ डू वॉच माई चैनल, अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके, सो थैंक्स एंड स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।